आलोक एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है दागी नेताओं पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका मैं विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको वो एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा या मैं करता हूं जो पर्दे के पीछे का है या जिस पे आप चिंतन कर सकें। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बीजेपी के एक नेता थे अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक अपील की थी 2016 में कि जो गंभीर अपराध में सम्मिलित नेता हैं उन नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अभी एक्टिव ही है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ राज्य की सरकारें, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी शामिल है, कर्नाटक की सरकार शामिल है और महाराष्ट्र की सरकार शामिल है, जो गंभीर अपराध में सम्मिलित या गंभीर अपराध में नामित अपने नेताओं को उस अपराध से मुक्त करना चाहती थी। दोस्तों, जो संविधान में सीपीसी की धारा 321 है, वो धारा क्या कहती है कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि किसी व्यक्ति को के ऊपर जो गंभीर धाराओं पर भी मुकदमे लगाए गए हैं उन मुकदमों से मुक्त कर सकती है, उन मुकदमों से उनका नाम वापस कर सकती है। इस शक्ति का सीपीसी की धारा 321 का कई सरकारें समय समय पर उपयोग, या मैं ये कहूँ कि समय समय पर दुरुपयोग करती आई है। समय समय पर दुरुपयोग या उपयोग में अभी जो लेटेस्ट में उदाहरण है उसमें भाजपा के जो नेता हैं जिनका नाम है सुरेश राणा और साध्वी प्राची, इस तरह के नेताओं के नाम भी शामिल हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और उनके ऊपर से यूपी सरकार भी मुकदमे वापस करना चाह रही है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी कृत्य राज्य सरकार 321 का उपयोग करके, सीपीसी की तरह 321 का उपयोग करके वह प्रयोग नहीं कर सकती है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक निगरानी समिति बनाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि मॉनिटर करेगी इन नेताओं के मामले में, और हो सकता है कि इनके लिए एक विशेष पीठ भी सरकार बना दे, एक विशेष बेंच बना दे जो गंभीर अपराध में नामित नेताओं के मुकदमे ही सुने। दोस्तों, इस बात को, अब ये बात तो मैंने वो बताया जो न्यायालय ने निर्णय दिया, इसके पीछे के या इसके आगे के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। हमें समझना ही होगा, क्या समझना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का गार्जियन है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य का कर्तव्य है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अगर नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उत्तरदायी है लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करवाने के लिए। यानी अगर सरकारें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनसे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में क्योंकि जनता की भागीदारी होती है और यहाँ तक स्थिति ठीक है, लेकिन जनता की भागीदारी में कोई अपराधी भी जेल में रहते हुए, गंभीर अपराध होते हुए भी चुनाव लड़ लेता है, जीत लेता है और फिर वो बेल पर आकर मिनिस्टर भी बन जाता है और विधायक तो जेल में रहते हुए भी बन जाता है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। या चुनाव लड़ करके अपने धन बल का, अपने बाहुबल का उपयोग करके जब आप विजय प्राप्त करते हैं तो कहीं न कहीं पर लोकतंत्र को ठेगा दिखाते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं। और जानते हैं आप, ये बात लोकतंत्र की दुहाई दे करके की जाती है। जनता चुन रही है तो हम 302 भी किए हुए हैं तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, और क्योंकि चुनाव लड़ सकते हैं, जनता जिता रही है, तो डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन ही मालिक है, तो हम चुनाव जीत गए तो मिनिस्टर भी बनेंगे। तो लोकतंत्र के लिए, परिपक्व लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है। और इसीलिए क्योंकि लोकतंत्र में संविधान प्रमुख होता है और संविधान का गार्जियन सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो इसलिए अब न्यायालय ने अपना वो अंतिम अस्त्र चलने का निर्णय कर लिया है, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है
जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, दोनों ने क्या किया? दोनों ने वो कर्तव्य नहीं निभाया कि वो अपनी ड्यूटी निभाते और लोकतंत्र के मंदिर में गंभीर अपराध में शामिल लोगों को वहाँ पहुँचने न देते। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी यह कार्य करने में, यानी कार्यपालिका और विधायिका यह कार्य करने में असफल रही है। दोस्तों, अगर आपको कार्यपालिका विधायिका का अंतर समझ में नहीं आता तो मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जा करके आर्टिकल नंबर 73, 74, 75 को देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हाँ, अब हम अपने पुराने बिंदु पर लौटते हैं कि लोकतंत्र में जब कार्यपालिका और विधायिका कोई कार्य करने से विरत रह जाते हैं या कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो फिर अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय उस कार्य को करता है। और क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ही गार्जियन है संविधान का, सुप्रीम कोर्ट उसका प्रोटेक्टर है संविधान का। ये देश वो ये तय करता है कि भारत देश संविधान के अंदर जो प्रारूप है उसके अनुसार ही चले, और संविधान के अंदर प्रारूप में देश की जनभावना, संविधान की भावना भी शामिल होती है। इसीलिए संविधान को वर्णित करने का अधिकार, संविधान को एक्सप्लेन करने का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है वो राजनीति के अपराधीकरण को नहीं रोक पा रही है। क्यों? कि राजनीति के अपराधीकरण में राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ हैं। ज़्यादातर जो अपराधी नेता होते हैं वो चुनाव जीतने में सक्षम होते हैं, और राजनीतिक दलों के लिए सबसे शॉर्टकट यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो चुनाव को जितवा सके, भले ही वो व्यक्ति गंभीर रूप से अपराध में लिप्त ही क्यों ना हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब इस निर्णय पर पहुंचा है कि हम भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, अब इसमें हम अपराधीकरण को खत्म कर देंगे और एक परिपक्व लोकतंत्र की तरह व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो ये आज का निर्णय आया है दागी नेताओं के ऊपर, वो निर्णय कहाँ तक जाकर के इम्पैक्ट डालने वाला है अब, या जो निर्णय आएगा इसको लेकर के जो प्रक्रिया चल पड़ी है, वो निर्णय भारत के राजनीतिक अपराधीकरण को समाप्त करेगा। तो दोस्तों, शायद मेरी बात आपको अवश्य समझ में आई होगी कि आज जो निर्णय या आज जो सुप्रीम कोर्ट दागी नेताओं को लेकर के सख्त हुआ है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो परिणाम हैं, वो कैसे और किस हद तक, किस गहराई तक आएंगे। इससे धीरे धीरे ही सही कुछ निर्णय आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगा और राजनीति के अपराधीकरण की जो प्रक्रिया है वो कमज़ोर पड़ेगी, और आने वाले समय में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो समाप्त भी हो। दोस्तों, आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि जो बात मैं बताने का प्रयास कर रहा था वो आपको अवश्य समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।